हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर और आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। इसमें अपन दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंटली देखेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, किस तरह से IUPAC ने इसको समझाया। उसके बाद हम देखेंगे EMF ऑफ द सेल, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अपन, क्लियर है नहीं है। तो EMF ऑफ द सेल की भी अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे और EMF ऑफ द सेल भी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें, डिस्कस करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में किस तरह से बना है, इस चीज़ को समझने से पहले ये समझो कि सब हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल पढ़ लिया था, ठीक है। वहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ आपके सामने। सपोज करो ये हमारे पास एक कंटेनर, क्लियर है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, सपोज करो, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में एक हमने क्या डिप कर दी, इस सॉल्यूशन में एक हमने मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप कर दी। मेटल का जो इलेक्ट्रोड हमने डिप किया है इस सॉल्यूशन में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेटल इलेक्ट्रोड है। क्या है ये? मेटल इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिया। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें मेटल के आयंस प्रेजेंट है, Mn+ आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे सपोज करो अगर ये जिंक की रॉड है तो यहाँ पर जिंक आयंस प्रेजेंट होंगे, कॉपर की रॉड है तो यहाँ पर कॉपर आयंस प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का हमने सेटअप लिया। अच्छा सा, अब क्या हुआ, सपोज कि ये जो मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रोड जो है, जैसे ही सॉल्यूशन में डिप हुआ तो इसके अंदर से मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होने लग गया। क्या होने लग गया? ऑक्सीडाइज होने लग गया। और ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहां पर अक्यूमुलेट होने लग जाएगा इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। ये पूरे सॉल्यूशन में क्या होने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मेटल जो है यहां पर क्या कर रहा है एक्चुअली में, Mn++ n इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये n क्या है? जैसे 2 3 कोई नंबर है। मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn+ और n इलेक्ट्रॉन में। तो Mn+ जो है वो सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज बना दे रहे हैं, सॉल्यूशन में उतर रहे हैं ना भाई, घुल घुल करके डिसॉल्व हो करके जो मेटल है वो डिसॉल्व हो करके किस में उतर रहा है? सॉल्यूशन में उतर रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सॉल्यूशन पे, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ यहीं पर ही रुक गए भाई। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मेटल पर ही चिपक गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल पर ही चिपक गए, तो मेटल पर आ गया या मेटल की रॉड पर या मेटल इलेक्ट्रोड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। मेटल इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके चारों तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही यहां पर 2 चार्ज आ गए, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई, चार्ज की 2 लेयर्स यहां पर एक तरह से बन गई। इसकी वजह से क्या हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। जहां पर भी चार्ज की 2 लेयर बन जाती है, फिजिक्स में पढ़ा है अपन ने, जहां भी चार्ज की 2 लेयर बन जाती है प्लस और माइनस, तो वहां पर क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर है नहीं? तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का मेजर करना है, ठीक है। कि क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कब? अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये समझो कि जहां तक ये मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है, मैक्सिमम आयंस जितने इसके आ सकते हैं ना उतने आ जाएंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये इधर भी होने लगेगी रिएक्शन। मतलब जिस स्पीड से मेटल ऑक्सीडाइज होगा ना मेटल आयंस में, उसी स्पीड से ये आयंस वापस इसमें रिड्यूस भी होंगे। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब जिस स्पीड से ऑक्सीडेशन हो गया उस स्पीड से रिडक्शन हो गया। भाई नेचुरल सी बात है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है नहीं है। तो मेटल आयंस यहाँ पर बनते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बना देंगे रॉड पर, तो वो रॉड वापस से इन आयंस को खींचने लगेगी, क्लियर है। तो वो वापस से चिपकने लगेंगे। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी ना कि दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे, क्लियर। तो उस वक्त अपन बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। तो उस इक्विलिब्रियम पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस इक्विलिब्रियम पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे इस सॉल्यूशन का, उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, the potential difference between metal electrode and its ions in electrolytic solution, in electrolytic solution. The potential difference between metal electrode पर नेगेटिव चार्ज है और उसके आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन में, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम, ये वर्ड और लिखना पड़ेगा, अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम, कॉल्ड ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर आप नोटिस करो कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे हेयर मेटल इज ऑक्सीडाइज, मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दिस ईपी, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी लिख सकता हूं। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? चलो अब अपन बात करते हैं एक दूसरी तस्वीर की, एक दूसरे पिक्चर की, जस्ट इसके रिवर्स। ये भी तो हो सकता है, जैसा अब हम एग्जांपल देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर जिंक की रॉड ली जाए तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की जाए तो जिंक आयंस उतरते हैं, वहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। क्लियर है? तो दोनों लेयर्स जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड हम मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर, वो कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस देख के मेजर करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा दोनों लेयर्स के बीच का, यानी पॉजिटिव आयंस वाली लेयर और नेगेटिव आयंस वाली लेयर के बीच का देखा जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखा जाएगा। उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अपन बात कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है ना? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन में जो आयन है उसी से रिलेटेड मेटल की रॉड यहाँ पर डिप की। ठीक है, ये क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड है। ये क्या है बोलो? मेटल इलेक्ट्रोड है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ मेटल इलेक्ट्रोड हमने एनोड लिया है एक तरह से, और यहाँ हमने क्या लिया है? कैथोड लिया है। समझो इस कॉन्सेप्ट। यहाँ हमने क्या लिया है? हमने एनोड लिया है, और यहाँ हमने क्या लिया है? कैथोड लिया। क्लियर है? क्लियर है नहीं? ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पर Mn प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ये Mn प्लस आयन अगर अपन को नहीं लेने तो हम ले लेते हैं Xn प्लस आयन, क्योंकि सेम ना हो जाए, है ना। हम सपोज करते हैं यहाँ पर कोई Xn प्लस आयन, कौन से आयन है? Xn प्लस आयन। ये Xn प्लस आयन क्या करते हैं? ठीक है ना, इस रॉड के कांटेक्ट में आते, इस रॉड पे जाके चिपक जाते हैं, इस रॉड के कांटेक्ट में आते हैं। कैसे? N इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और X सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर M सॉलिड से N प्लस बना था, यहाँ पर Xn प्लस से N इलेक्ट्रॉन गेन करके X सॉलिड बन गया। क्लियर है नहीं है? तो Xn प्लस क्या है? यहाँ पर कोई ऐसा आयन है जो इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन जल्दी होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे कॉपर आयन है, हम जानते हैं डैनियल सेल में कॉपर आयन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो जाते हैं और मेटल की सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब ये जो Xn प्लस है, ये सॉल्यूशन से आया है हमारे पास, ये तो सॉल्यूशन से आया है, और ये हमारे पास कहां से आया है? मेटल से, ये मेटल रॉड से ये इलेक्ट्रॉन लिए। तो सॉल्यूशन के जो आयन से मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन को लेके उस पर चिपक गए, सॉलिड फॉर्म में उस पर आकर के एक्यूमुलेट हो गए। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, वे आयंस कैटायंस जब इस रॉड पर चिपकेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर कैटायंस सॉल्यूशन से चले जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर कैटायंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एनायंस उसके कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एनायन बढ़ जाएंगे तो इसके चारों तरफ हम इस तरह से सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं। कौन सा चार्ज शो कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज हम शो कर सकते हैं। क्लियर है?
तो जब नेगेटिव चार्ज आ गया सॉल्यूशन पर, क्लियर है, तो फिर से एक चार्ज सेपरेशन हो गया दोनों लेयर्स के बीच में, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बन गया इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, बट बिकॉज यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन पोटेंशियल अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल आयंस एंड, या metal and it ions in solution under, ions in solution under कौन सी पोजीशन बोलो, इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। हेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन टेक्स प्लेस, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EP इज कॉल्ड, EP को क्या बोलेंगे, RP, रिडक्शन पोटेंशियल। EP को क्या बोलेंगे अपन, RP या रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, और इन दोनों को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इतना समझो अभी सर। E क्या है यहां पर बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद दो तरीके का होता है, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब अपन ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है कि बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको अपन किस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि अगर मान लो मेटल जो है यहाँ पर Mn++n इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी EP को बोलेंगे हम यहाँ पर OP, समझ गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो Mn+, या अपन दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं Xn+, रिडक्शन के लिए। सपोज करो अगर रिडक्शन हो रहा है Xn++n इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है। X सॉलिड बन गया ये, और ये सॉलिड था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और वो रिलेशन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में साइन रिवर्स, दोनों इक्वल होते हैं। किसी भी एक मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, उसी के बराबर उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं अपन उसी सर्कमस्टांस या कंडीशन में, लेकिन साइन क्या होता है, उन दोनों के बीच में नेगेटिव होता है। ये अपन को ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या अपन कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब SEP, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अपन को पता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाला जाए, मतलब हम जो वो मेटल की रॉड उस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 1 मोल ले लें, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, प्रेशर अगर 1 atm या 1 बार ले लें, कंसंट्रेशन कितनी ले लें, 1 मोलर ले लें। अगर कोई गैस है तो गैस में क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर लेते हैं, या उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं, क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर हम कितना ले लें, 1 atm या 1 बार ले लें, और टेम्परेचर हम ले लें रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है।
तो इन तीनों कंडीशंस को अगर फिक्स कर दिया जाए तो हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी फिक्स आएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। बस इतना ध्यान रखो, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलार होनी चाहिए, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल डिसॉल्व कर दो, ठीक है ना। बी यहाँ पर क्या होगा? दूसरी जो सिचुएशन है वो है अगर मान लो गैस है तो गैस के टर्म में हम क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर लेंगे, उसका कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। ले सकते हैं कंसंट्रेशन गैस के टर्म में, बट प्रेशर के टर्म में भी ले सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर हम क्या लेंगे? उसका 1 atm लेंगे या 1 बार लेंगे, एक ही बात है, ठीक है, 1 atm या 1 बार। और जो सी है हमारी वो है टेम्परेचर। सी क्या है हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 के। तो इन तीन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है या सिंबल समझ रहे हो ना, किससे इसको डिनोट करते हैं? तो ई नॉट। अगर ई है तो ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई क्या है बोलो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ये 2 टाइप का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बता दिया किस तरह देखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उस हिसाब से। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन कंडीशंस में मेजर करें, जैसे कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की 1 मोलार रख दी, गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 atm 1 बार रख दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन रख दिया। इन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसका सिंबल ई नॉट होगा, ई नहीं होगा, नॉट लगा देंगे यहाँ पर, बस इसे पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और ये जनरली गिवन होता है और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता कभी भी किसी भी। जैसे जिंक का अगर अपन बात करें जिंक है तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है। सभी एलिमेंट्स का अपना अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है। क्यों? क्योंकि उन एलिमेंट्स का हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कंडीशंस में निकाल के देखा हुआ है और एक पूरी टेबल बनाई हुई है जो हमारे बुक में भी है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है और वो है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो 2 टाइप का ही होगा ना भाई। ये बना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो भी 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा बोलो? एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होगा एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इतना नोट करो। चलो, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अपन बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। कंसंट्रेशन जो आप रखोगे 1 मोलार रखोगे, पार्शियल प्रेशर रखोगे 1 atm या 1 बार, ओके। और टेम्परेचर आपको रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस में जो ईपी लिखा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? अपना फिक्स होता है। ये ध्यान रखने वाली बात। अब अपन ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी SEP, इसके भी 2 टाइप बने, ठीक है। एक तो होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम? भाई इन कंडीशंस में, ये फिक्स कंडीशंस है, इनमें अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। सपोज करो उस मेटल का जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, और जिसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक के लिए ये निकलेगा और कॉपर के लिए ये निकलेगा।
गैल्वेनिक सेल से अपन जानते हैं, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वही होगा जो ईपी, मतलब ईपी भी दो टाइप का था, ओपी और आरपी, तो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये भी आपस में दोनों नेगेटिव हो, क्या होंगे बोलो, दोनों नेगेटिव। अच्छा, इस चीज का पता कैसे चलता है, ठीक है, पहले तो मैं लिख देता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। यानी अगर आपको एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आप निकाल लोगे, बस उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू को आप नेगेटिव बना दो। क्लियर है नहीं है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो अगर आपको दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस 0.76 वोल्ट। क्लियर है? तो उसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट होगा। आपको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में दिया हुआ है तो फिर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इस तरह से अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं है? और सिंबल इसका क्या होता है, ई नॉट। क्या होता है इसका सिंबल, ई नॉट। क्लियर? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो गई, कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात क्या है वो देखो। सपोज करो दो दोस्त, ठीक है, उनको मैंने कॉल करके पूछा कि भैया ये बताओ कि जिंक का, क्लियर है ना, जिंक का, ध्यान देना, समझना इस चीज को, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा। तो एक भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भैया जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किसी भी कंडीशन में लिखा जा सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर। स्टैंडर्ड की मैंने कंडीशन बता दी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा जिंक का, तो उसने क्या जवाब दिया भैया, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ठीक है, दूसरे से पूछा तो उसने कहा माइनस 0.76 वोल्ट। दोनों ने वैल्यू इक्वल बताई बट साइन दोनों के अलग अलग, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। दोनों ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं जिंक की, लेकिन एक प्लस में बता रहा है, एक माइनस में बता रहा है। तो एक्चुअली में वहां चल क्या रहा था, देखो, एक इस वाली रिएक्शन को देख करके बता रहा था जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या कर रहा था, इस वाली जो रिएक्शन है उसको देख करके बता रहा था। भाई इस वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। वो आ रहा था 0.76 वोल्ट मेजर करने से। क्लियर है नहीं? और इस वाली कंडीशन, जो दूसरा बच्चा था वो इस वाली रिएक्शन को देख करके लिख रहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो क्या लिखेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है यहाँ पर, देखो 2+ से 0, और यहाँ 0 से 2+ में बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना है तो SOP लिख दिया 0.76 वोल्ट, और यहाँ घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है तो SRP लिख दिया माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है? तो अब दिमाग लगाने वाली बात ये है कि किसको सही मानोगे, ये सही मानोगे कि ये सही मानोगे, तो कहानी ये होती है। सवाल ये है किसको सही मानोगे, तो इसका जवाब है दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या है, दोनों ही सही है। लेकिन IUPAC ने क्या कहा वो सुन लो। IUPAC के पास जब इस तरीके की नौबत आई, ये तो कंफ्यूजन हो गया, बच्चों को ये पढ़ा है कि ये पढ़ा है, सारे याद नहीं कर, सारे एक, अगर दोनों चीज़ एक साथ बता दी तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम करेंगे। क्लियर है? तो वहां पर फिर क्या बताया IUPAC ने कि हमेशा आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानो, रिडक्शन पोटेंशियल। IUPAC ने क्या सजेस्ट करा, मैं लिख देता हूं, ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानो, रिडक्शन पोटेंशियल मानो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत मानो। ठीक है? और क्या कहा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानना है आपको। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किताब में तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया होगा। ये बात सुन लो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो वो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। क्लियर है? अगर आपको मुंह से ही वो कह देता है, सवाल में ही लिख देता है कि साहब ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है, तो फिर आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना। कैसे, माइनस लगा के, वो मैंने आपको बता ही दिया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही उसने लिख दिया तो फिर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है, नेगेटिव। क्लियर है या नहीं?
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी दी जाती है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अभी देखो, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दिया क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्मेट में दिया, तो पता कैसे चलेगा? सिंपल सा है। अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है Mn+/m, ठीक है, Mn+/m, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आयन जो है चिपक रहे हैं रॉड पे, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या दिया हुआ है आपको मान लो दिया हुआ है E0 दिया हुआ है, तो ये क्या चीज है? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है ये, ठीक है ना। E0 ये क्या दिया हुआ आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लो ये इस तरह से लिखा होता कि मेटल से Mn+ बन रहे थे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहां जो E0 लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है नहीं? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है? इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? ऐसे मैं आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो इस माइनस को उधर भेज दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं है? जैसे सपोज करो अगर जिंक का आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, ठीक है, 0.76 वोल्ट, ठीक है, तो आपको उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकालना होगा? -0.76 वोल्ट। क्लियर है नहीं है? देखो कैसे देगा वो आपको जिंक का, ऐसे देगा। आपको क्या करेगा? वो ऐसे लिख देगा Zn से Zn2+। बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? भाई ये Zn 0 है, 2+ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो E0 है वो क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो पक्का नोट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नहीं है भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कंडीशंस में है जिंक का, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन क्या है वो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। वो आपको कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप निकाल लोगे -0.76 वोल्ट। क्लियर है नहीं है? ठीक है। और अगर आपको जिंक 2+ और जिंक ऐसे करके दे देता तो फिर वो रिडक्शन फॉर्म में दे दिया, तो फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस तरह से अपन इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। नोट कर लो। चलो, तो अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज कर सकती हैं? तो अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन सी चीजें चेंज कर देती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है, ठीक है, उसका नेचर। जैसे सपोज करो हमने जिंक ले रखा है, ठीक है, यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ना लें तो इलेक्ट्रोलाइट ना बोल करके हम बोलेंगे यहां पर इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये ज्यादा बेटर वर्ड है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट आयन। इलेक्ट्रोड कौन सा है और वो कौन से आयन सॉल्यूशन में छोड़ रहा है, या कौन से आयनों से रिलेटेड है। जैसे जिंक है सपोज करो, तो जिंक 2+ आयन छोड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो Fe ले लिया तो Fe भी दो तरह से रिएक्ट कर सकता है, या तो Fe 2+ आयन देगा या Fe 3+ आयन देगा। तो इस केस में अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, इस केस में अलग तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, इस केस में बिल्कुल अलग तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो नेचर पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है और उस इलेक्ट्रोड ने कौन सा आयन दिया है, यानी उस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड आयन कौन सा है। क्लियर है? सेकंड हो जाएगा कंसंट्रेशन। सेकंड क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो उससे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा। इस चीज को हम एग्जैक्ट जो है पढ़ेंगे, एग्जैक्ट जो है हम डिफाइन करेंगे नंस्ट इक्वेशन में। नंस्ट इक्वेशन अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन देखेंगे। इससे अगला जो टॉपिक है
वो नंस्ट इक्वेशन, ये ईएमएफ ऑफ सेल है, उसके बाद फिजिबिलिटी है, दो छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं, उसके बाद नंस्ट इक्वेशन स्टार्ट करनी, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है वो बताती है कि कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की चेंज कर दोगे तो वो उस कंसंट्रेशन के चेंज कर देने से ईएमएफ पर भी फर्क पड़ेगा। किस तरह पड़ेगा वो नेक्स्ट इक्वेशन बताइए। किसी भी टेम्परेचर पर वो इक्वेशन हम लगा सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पर लगा सकते हैं, ठीक है। अरे भैया कंसंट्रेशन अगर आपने 1 मोलर रखी ना तो फिर तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है, वो तो फिक्स होता है। लेकिन अगर मान लो 2 मोलर 3 मोलर रख दिया, टेम्परेचर कुछ भी रख दिया, तो नेक्स्ट इक्वेशन फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। चलो तो ये बात याद रखनी है। थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर, मैं पहले बता चुका हूं, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं रखोगे तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिक्स नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेंज हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। क्लियर है। अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारा कौन सा है, वो है ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई सेल से, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर, कंडीशन बोले तो किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर जो सेल का ईएमएफ होता है वो ई सेल होता है। और एक होता है ई नॉट सेल, अब आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और ये कब लिखा जाता है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये कब निकाला जाता है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है बताओ, कंसंट्रेशन 1 मोलार, कंसंट्रेशन क्या लेनी है 1 मोलार, टेम्परेचर क्या लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर क्या लेना है 1 ATM या 1 बार, ठीक है। इन कंडीशंस में अगर हम इन सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे, और अगर किसी भी कंडीशन में निकालेंगे तो ई सेल बोलेंगे। अब ये होता क्या है, देखो कुछ भी नहीं होता, ये डिफरेंस, ये मतलब अपन निकाल सकते हैं एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसको ऐड करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दें तो क्या आ जाता है, सेल का पोटेंशियल आ जाता है, ई सेल आ जाता है, सेल का ईएमएफ आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको अपन पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलो तो ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल या ई नॉट सेल, ठीक है। तो अब अपन ये देखते हैं कि बुक्स में इसको किस तरह से लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना। बुक्स में इसको इस तरह से लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, ई कैथोड, या कैथोड को अपन राइट डायरेक्शन में लेते हैं, कैथोड को राइट साइड में लेते हैं ना सेल में, और एनोड को लेफ्ट साइड में लेते हैं। लोन मैंने बताया था आपको, लोन से याद आ रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो लेफ्ट में अगर एनोड ले रहे हैं तो राइट में कैथोड है, तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई कैथोड राइट माइनस ई एनोड लेफ्ट। ई एनोड, एनोड किधर होता है, लेफ्ट में, भाई कैथोड माइनस एनोड लिख दो, चाहे राइट माइनस लेफ्ट लिख दो, इस तरीके का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसे मिलेगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। तो ये आया कैसे, ठीक है। तो मतलब जो अगर डेफिनेशन हम लिखें तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। एनोड, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ये ई सेल, ठीक है। अच्छा, ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कौन सा है पता है ना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी कौन सा है, रिडक्शन। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल लेने पड़ेंगे क्योंकि आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही हरी झंडी दी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं दिया। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसके रिडक्शन में बदलिए नेगेटिव लगा के, मैंने बता दिया आपको तरीका, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ, कैथोड यानी राइट साइड में जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का दे दिया, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, सेल का पोटेंशियल आपके पास में निकल के आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में भी आ सकता है और किसी भी कंडीशन में भी आ सकता है। क्लियर है नहीं? चलो बहुत बढ़िया ना। अब ये आया कैसे, देखो एक्चुअली में होता क्या है, हम लिख देते हैं दी सेल पोटेंशियल
the cell potential is the sum of electrode potential of anode and cathode। एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर ऐड कर देते हैं तो सेल का पोटेंशियल मिल जाता है। फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ई सेल है, ठीक है, ई सेल होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, ऐसे लिखते हैं एक्चुअली में इसको। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। बट हमें पता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल IUPAC क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लिख नहीं सकते, आपको उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस वी नो दैट जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह हम लिखेंगे माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये किसका है, एनोड का, और ये किसका है, कैथोड का। बोलो है नहीं, बोलो क्लियर है? तो हम फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल, ठीक है। देखो एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अपन क्या लिख देंगे, तो इसको इधर लिख देंगे भाई, इसको इधर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, माइनस ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ये माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रही है कहानी? तो ऐसे करके डिफरेंस आ गया ना, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चाहे इसको ऐसे लिख दो ई सेल इक्वल टू ई राइट, क्योंकि कैथोड राइट साइड में होता है, माइनस ई लेफ्ट। बोलो प्रूफ हुआ? चाहे ऐसे लिख दो ई सेल इक्वल टू ई राइट में कैथोड, तो ई कैथोड लिख दो, माइनस ई एनोड लिख दो, कैसे भी लिख दो, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। बोलो क्लियर? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ई सेल को। तो द सेल पोटेंशियल इज सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड। बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखिए तो सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस सेल पोटेंशियल होता है। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या लेना पड़ेगा अपन को, रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा अपन को, रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। क्लियर? चलो नोट कर लो इसको। अब देखो कुछ एक या दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपको क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ सेल पर, सपोज करो आपको ई नॉट निकल 2+ निकल ये दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट, ये दिया हुआ है ई नॉट निकल 2+ निकल माइनस 0.25 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है ई नॉट सिल्वर +/सिल्वर। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है सपोज करो प्लस 0.80 वोल्ट। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि हम और निकलवा क्या रहा है। देखो हमसे ये चाह रहा है कि आप निकालो ई नॉट ऑफ सेल। तो बहुत सिंपल, सोचो कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। आपको ई नॉट दे रखा है किसका, निकल का, और ई नॉट दे रखा है सिल्वर का, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि हम इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ई नॉट सेल हम जानते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल की अपन डेफिनेशन देख चुके हैं। ये होता है ई नॉट राइट यानी कैथोड माइनस ई नॉट लेफ्ट यानी एनोड, ठीक है। यानी ये कैथोड के लिए लिखेंगे इधर, और इधर किसके लिए लिखेंगे, बोलो एनोड के लिए लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है। पहचानने वाली बात यहां पर यह है कि हमें ये जो दोनों डाटा दे रखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि राइट में कौन सा लेना है, सिल्वर या निकल, मतलब कैथोड कौन सा है। दोनों के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। ये कैसे पता चला, देखो निकल 2+ से निकल जा रहा है, क्या जा रहा है, निकल 2+ से निकल जा रहा है। इसका मतलब
रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस में 0.25 वोल्ट, सिल्वर प्लस से सिल्वर जा रहा है, मतलब ये भी क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्लियर है नहीं है? लेकिन अब ये देखो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है। मैं फिर बता देता हूं, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है उस पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो कैथोड है, राइट में लेंगे उसको। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में यानी कम दिया हुआ, नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन कम दिया, अगर ये पॉजिटिव भी होता तब भी कम ही होता इससे, लेकिन ये नेगेटिव में दिया हो तो डेफिनेटली कम है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, बड़ा समझते हो ना मैथ में, प्लस ये वाला बड़ा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बड़ा है उसका रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो इसका छोटा है, ठीक है ना, स्मॉलर है, स्मॉलर एसआरपी, स्मॉलर एसआरपी सो क्या होगा ये एनोड, क्या होगा बोलो एनोड, समझो। ठीक है, और ये क्या है लार्जर, ये बड़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा आपको, अपन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा ही नहीं, उसी से पहचानना पड़ेगा। तो जिसका लार्जर रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना, सो वो क्या होगा कैथोड होगा। क्या होगा बोलो कैथोड। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट भी डालना है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला नोट क्या है, इफ एस आर पी, अगर एस आर पी इज नेगेटिव, सॉरी, if SRP is smaller then it is एनोड, ये एनोड की तरह अपन को लेना है। SRP की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इफ SRP इज लार्जर, अगर ये बड़ा है, SRP की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, देन फिर क्या यूज करना है, देन इट इज कैथोड। इसमें क्या मानना है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बोलो ई नॉट राइट कैथोड कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वो लिखेंगे 0.80, 0.80। ठीक है, माइनस ई नॉट लेफ्ट एनोड, ठीक है, एनोड के लिए है माइनस 0.25। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 वोल्ट। क्या आएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 1.05। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये इस तरह से अपन ने देखा कि किस तरह हमने राइट यानी कैथोड के लिए लिखा और किस तरह से हमने लेफ्ट यानी एनोड के लिए लिखा। ईएमएफ ऑफ सेल इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉलर और बिगर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक घुमावदार मोड और आ सकता था। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन हमको ऐसे ना दे करके ऐसे दे देता कि ये कह देता, ये इस तरह से अपन से कह देता कि सब Ni2+, इस तरह दे देता। ठीक है, और इसको फिर ये प्लस बनाता, सीधी सी बात है, ऐसे दे देता निकल का स्टैंडर्ड। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो क्या हो रहा है, निकल 0 से निकल 2+ बन रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन है ये। और ये जो डाटा है इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना दिया हुआ है 0.25 वोल्ट। ठीक है, और ये सिल्वर प्लस सिल्वर है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ये 0.80 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर? कैसे करोगे, जितना दिया हुआ है उसको नेगेटिव में से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा -0.5 वोल्ट हो। माइनस लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसको इस तरह भी चेंज करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके तो आप माइनस में लिख सकते हो। क्लियर है? और फिर आप देख लो स्मॉलर कौन सा है, लार्जर कौन सा, रख दो, आंसर आ जाए। बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? क्लियर है ना? अगर आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखा दे तब तो झंझट ही खत्म। क्लियर है नहीं? तब तो झंझट ही नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ सेटअप दे के रख सकता है। एक और घुमावदार पॉइंट यहां पर आ सकता है, मैं आपको बता दूं। वो क्या करेगा, कई बार डाटा गलत दे देगा।
डाटा गलत कैसे देगा? आपको जो एनोड होगा ना, आप जिसको एनोड समझ रहे हो ना, उसका डाटा बड़ा दे देगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और जिसको कैथोड समझ रहे हो उसका डाटा छोटा दे देगा। तो ऐसे में इस टाइप का सेल पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे सेल कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में इसको डिस्कस करूंगा, बस अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि किस तरह से हम सेल पोटेंशियल को किस तरह से हम लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ई सेल कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। क्लियर है? अब एक नई हेडिंग आपको लगानी है और वो है हमारी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी या अपन इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, इसमें एक्चुअली में हम डेल्टा जी को डिस्कस करने वाले हैं। ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या आपने पढ़ा है ये थर्मोडायनेमिक्स में? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आई कहानी, मैं आपको बता देता हूं। सिस्टम के पास यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जी जो है ये क्या होती है, ठीक है ना, एनर्जी, एनर्जी which used to complete the useful work called Gibbs energy, ठीक है। गिब्स एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो सिस्टम के पास होती है और वो हमेशा इसको किस काम में यूज लेता है? यूजफुल वर्क को करने। वो एनर्जी जिससे कोई सिस्टम यूजफुल वर्क करता है, द एनर्जी बाय विच सिस्टम डन यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क हो रहा हो, ठीक है ना, उसे अपन बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अब हम ये कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी लगाओ। हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या हुआ? सपोज करो यूजफुल वर्क करने से पहले गिब्स फ्री एनर्जी थी G1, ठीक है ना, और यूजफुल वर्क हो गया उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी ना, क्योंकि वर्क हुआ है तो एनर्जी कम होगी। क्लियर है नहीं? तो वो थी G2। तो G2 माइनस G1, ध्यान सुनो, G2 माइनस G1 इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा G। इसको क्या बोलते हैं बोलो? डेल्टा G। क्लियर है? अगर ये डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? सेल रिएक्शन अपने आप हो रही है। सेल रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। मैंने बताया था ना स्पॉन्टेनियस का मतलब गैल्वेनिक सेल में। सेल रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन का क्राइटेरिया होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आ जाएगा। कैसे आएगा नेगेटिव? देखो मैं बताता हूँ। सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं उसको अपन, क्लियर है, G1। उसने क्या किया? कुछ एनर्जी कंज्यूम करके कोई वर्क कर दिया अपने आप, ठीक है, तो एनर्जी कम होकर के G2 रहेगी। ये कम है, ये ज़्यादा है, डिफरेंस नेगेटिव आएगा। क्लियर है नहीं? तो जब भी सिस्टम एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, एनर्जी को यूज करके कोई वर्क कर देता है अपने आप, ठीक है ना, तो डेल्टा G नेगेटिव आता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सिस्टम अपने आप को यूजफुल वर्क नहीं कर रहा, उससे वो यूजफुल वर्क करवाया जा रहा है, उसको एनर्जी दी जा रही है, तो एनर्जी दी जा रही है तो क्या होगा? एनर्जी देकर के अगर कोई यूजफुल वर्क करा रहे हो तो डेल्टा G पॉजिटिव आएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल रिएक्शन कैसी है? सेल रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल अपने से काम नहीं कर रहा, आप जब तक उसको एनर्जी दोगे तभी तक वो काम करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाए। डैनियल सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड था, मैंने बताया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड था। एनर्जी कम हो रही थी, वो एनर्जी ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही थी या कन्वर्ट हो रही थी, ध्यान है ना आपको, ठीक है। तो डेल्टा G क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा G नेगेटिव है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G पॉजिटिव है, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है नहीं है? नोट करो इतना। चलो देखो, अब अपन बात करते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा G की वैल्यू। तो डेल्टा G जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ NF
ई सेल, ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये आया कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या आ रहे हैं, 1 फेराडे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और ई सेल क्या है आपको पता ही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। क्लियर हो रहा है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये किसी भी कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। अब ये आया कैसे, देखो ये आता है ऐसे, इसको प्रूफ करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, ठीक है ना, उसका नेगेटिव ले लें तो डेल्टा जी आ जाता है। क्या आ जाता है, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे आ जाती है। क्लियर है, यहां पर जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, W इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क की बात होगी। सेल में तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही तो होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये डन बाय सेल, ये वर्क किसके द्वारा डन होगा बोलो, सेल के द्वारा, डन बाय सेल, डन बाय सेल, ये वर्क सेल के द्वारा डन होगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। W इलेक्ट्रिकल एक्चुअली में होता है, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है, ये चार्ज है Q, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ठीक है, अगर हम एक पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक पोटेंशियल लेके 1 कूलम्ब चार्ज पर अप्लाई करें तो जो वर्क होता है वो 1 जूल होता है, यानी वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ई सेल बोल देते हैं। तो हम W इलेक्ट्रिकल जो लिखते हैं वो लिखते हैं Q इंटू ई सेल। क्या लिखते हैं, Q इंटू ई सेल। क्लियर, ये Q क्या है इसको समझने की जरूरत है। देखो Q क्या है, सपोज करो लॉन के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं, यहां पर ये एनोड है लेफ्ट साइड में और ये क्या है हमारा कैथोड है राइट साइड। क्लियर है, यहां से यहां तक इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ये एनोड है ये कैथोड है। सपोज करो n मोल इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये हमें निकालना, ठीक है। तो हमें चार्ज क्यों निकालना है, ठीक है ना, n मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन, इसको अपन क्यों बोलते हैं। क्लियर है, तो ये कैसे निकलता है, Q इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू n मोल इलेक्ट्रॉन्स। अरे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं n मोल्स में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो Q आ जाता है। क्लियर है, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है, और n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, n मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, n मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया तो हम लिखेंगे n इंटू Na। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, क्या है बोलो, अवोगाद्रो नंबर। क्लियर है, एक चीज अब तुम सुन लो ध्यान से, वो क्या है, Q इक्वल टू एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर निकालते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 96,500 कूलम। कितना आता है, 96,500 कूलम। कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो Na से, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है नहीं है, क्लियर है बोलो। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 96,500 कूलम होता है, इसको 1 फेराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 फेराडे। क्लियर है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इस Na से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है 96,500 कूलम, यानी 1 फेराडे। क्लियर हो, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई 3 है तो 3, तो Q इक्वल टू फाइनली NF आ जाता है। क्या आ जाता है बोलो, Q इक्वल टू फाइनली NF आ जाता है। क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू Q की जगह हम क्या लिखेंगे, NF ई सेल। क्या लिखेंगे बोलो, NF ई सेल। और डेल्टा G जो होता है वो होता है, मैं इधर लिख देता हूं, दिख रहा है बराबर बोर्ड, -NF ई सेल। और जो डेल्टा G होता है, डेल्टा G वो हमारा होता है -W इलेक्ट्रिकल। कितना होता है, क्योंकि एनर्जी में कमी हो रही है तभी तो वर्क हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो डेल्टा G को हम लिख सकते हैं -NF ई सेल।
इस तरह से अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच। बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।